इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। संस्कृत भाषा का भारत में उद्भव महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया, परंतु अन्य भाषाओं की तरह कोई गांव या क्षेत्र का पता चला है जहां के शिक्षित और अशिक्षित लोग संस्कृत भाषा में बातचीत कर अपनी दिनचर्या बिताते हों। ऋग्वेद की रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नामकरण एवं विकास यात्रा। ऋक् संहिता की भाषा को संस्कृत का आद्यतम उपलब्ध रूप कहा जा सकता है। ये भी माना जाता है कि ऋक् संहिता के प्रथम और दशम मंडलों की भाषा प्राचीनतर है। कुछ विद्वान प्राचीन वैदिक भाषा को परवर्ती पाणिनीय संस्कृत से भिन्न मानते हैं, पर यह पक्ष भ्रमपूर्ण है। वैदिक भाषा अभ्रांत रूप से संस्कृत भाषा का आद्य उपलब्ध रूप है। पाणिनि ने जिस संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है उसके दो अंश हैं, जिसे अष्टाध्यायी में छंद कहा गया है और भाषा। आचार्य पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य नामक प्रसिद्ध शब्दानुशासन के आरंभ में भी वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के शब्दों का उल्लेख हुआ है। संस्कृत नाम दैम्वी वागन्वाख्याता महर्षि भी वाक्य में जिसे देवभाषा या संस्कृत कहा गया है वह संभवतः यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के समय तक छंदो भाषा एवं लोकभाषा के दो नामों, स्तरों व रूपों में व्यक्त थी। बहुत से विद्वानों का मत है कि भाषा के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान द्वारा विशेषण रूप में किया गया है। भारतीय परंपरा की किंवदंती के अनुसार संस्कृत भाषा पहले अव्याकृत थी, अर्थात उसकी प्रकृति एवं प्रत्ययादि का विश्लिष्ट विवेचन नहीं हुआ। Could you say that again? I didn't quite hear you. संस्कृत भाषा का इतिहास। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। संस्कृत भाषा का भारत में उद्भव महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया, परंतु अन्य भाषाओं की तरह कोई गांव या क्षेत्र का पता चला है जहां के शिक्षित और अशिक्षित लोग संस्कृत भाषा में बातचीत कर अपनी दिनचर्या बिताते हों। ऋग्वेद की रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नामकरण एवं विकास यात्रा। ऋक् संहिता की भाषा को संस्कृत का आद्यतम उपलब्ध रूप कहा जा सकता है। ये भी माना जाता है कि ऋक् संहिता के प्रथम और दशम मंडलों की भाषा प्राचीनतर है। कुछ विद्वान प्राचीन वैदिक भाषा को परवर्ती पाणिनीय संस्कृत से भिन्न मानते हैं, पर यह पक्ष भ्रमपूर्ण है। वैदिक भाषा अभ्रांत रूप से संस्कृत भाषा का आद्य उपलब्ध रूप है। पाणिनि ने जिस संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है उसके दो अंश हैं, जिसे अष्टाध्यायी में छंद कहा गया है और भाषा। आचार्य पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य नामक प्रसिद्ध शब्दानुशासन के आरंभ में भी वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के शब्दों का उल्लेख हुआ है। संस्कृत नाम दैम्वी वागन्वाख्याता महर्षि भी वाक्य में जिसे देवभाषा या संस्कृत कहा गया है वह संभवतः यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के समय तक छंदो भाषा एवं लोकभाषा के दो नामों, स्तरों व रूपों में व्यक्त थी। बहुत से विद्वानों का मत है कि भाषा के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान द्वारा विशेषण रूप में किया गया है। भारतीय परंपरा की किंवदंती के अनुसार संस्कृत भाषा पहले अव्याकृत थी, अर्थात उसकी प्रकृति एवं प्रत्ययादि का विश्लिष्ट विवेचन नहीं हुआ था। देवों द्वारा प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र ने प्रकृति, प्रत्यय आदि के विश्लेषण विवेचन का उपायात्मक विधान प्रस्तुत किया। इसी संस्कार विधान के कारण भारत की प्राचीनतम आर्य भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। ऋक् संहिताकालीन साधु भाषा तथा ब्राह्मण, आरण्यक और दिशोपनिषद नामक ग्रंथों की साहित्यिक वैदिक भाषा का अनंतर विकसित स्वरूप ही लौकिक संस्कृत या पाणिनीय संस्कृत कहलाया। इसी भाषा को संस्कृत, संस्कृत भाषा या साहित्यिक संस्कृत नामों से जाना जाता है। देश काल की दृष्टि से संस्कृत के सभी स्वरूपों का मूलाधार पूर्वोत्तर काल में उदीच्य, मध्यदेशीय एवं आर्यावर्तीय विभाषाएं हैं। पाणिनि सूत्रों में विभाषा या उदीचाम शब्दों से इन विभाषाओं का उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में
प्राच्य आदि बोलियां भी बोली जाती थीं। किंतु पाणिनि ने नियमित व्याकरण के द्वारा भाषा को एक परिष्कृत एवं सर्वज्ञ प्रयोग में आने योग्य रूप प्रदान किया। धीरे धीरे पाणिनिसन्मत भाषा का प्रयोग रूप और विकास प्रायः स्थायी हो गया। पतंजलि के समय तक आर्यावर्त के शिष्ट जनों में संस्कृत प्रायः बोलचाल की भाषा बन गई। गादर्शात् प्रत्यक्कालकवनादक्षिणेन हिमवन्तमुत्रेण वार्यात्रमित्स्मिन्नार्यावर्ते आर्यानिवासे उल्लेख के अनुसार शीघ्र ही संस्कृत समग्र भारत के द्विजातिवर्ग और विद्वत समाज की सांस्कृतिक, विचाराकार एवं विचारादा प्रदान की भाषा बन गई। काल विभाजन। संस्कृत भाषा के विकास स्तरों की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने अनेक रूप से इसका ऐतिहासिक काल विभाजन किया है। सामान्य सुविधा की दृष्टि से अधिक मान्य निम्नांकित काल विभाजन दिया जा रहा है। आदिकाल, मध्यकाल, परवर्ती काल। इस युग में काव्य, नाटक, साहित्यशास्त्र, तंत्रशास्त्र, शिल्पशास्त्र आदि के ग्रंथों की रचना के साथ साथ मूल ग्रंथों की व्याख्यात्मक कृतियों की महत्वपूर्ण सर्जना हुई। भाष्य, टीका, विवरण, व्याख्यान आदि के रूप में जिन सहस्रों ग्रंथों का निर्माण हुआ उनमें अनेक भाष्य और टीकाओं की प्रतिष्ठा, मान्यता और प्रसिद्धि मूल ग्रंथों से भी कहीं कहीं अधिक हुई। प्रामाणिकता के विचार से इस भाषा का सर्वप्राचीन उपलब्ध व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कम से कम 600 ईपू का ये ग्रंथ आज भी समस्त विश्व में अतुलनीय व्याकरण है। विश्व के और मुख्यतः अमेरिका के भाषाशास्त्री संगठनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से अष्टाध्यायी को आज भी विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। ब्रूमफील्ड ने अपने लैंग्वेज तथा अन्य कृतियों में इस तथ्य की पुष्ट स्थापना की है। पाणिनि के पूर्व संस्कृत भाषा निश्चय ही शिष्ट एवं वैदिक जनों की व्यवहार भाषा थी। असंस्कृत जनों में भी बहुत सी बोलियां उस समय प्रचलित रही होंगी, पर यह मत आधुनिक भाषाविज्ञों को मान्य नहीं है। वे कहते हैं कि संस्कृत कभी भी व्यवहार भाषा नहीं थी। जनता की भाषाओं को तत्कालीन प्राकृत कहा जा सकता है। देवभाषा तत्वत, कृत्रिम या संस्कार द्वारा निर्मित ब्राह्मण पंडितों की भाषा थी, लोकभाषा नहीं। परंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। पाणिनि से लेकर पतंजलि तक सभी ने संस्कृत का लोक की भाषा कहा है, लौकिक भाषा बताया है। अन्य सैकड़ों प्रमाण सिद्ध करते हैं कि संस्कृत वैदिक और वैदिकोत्तर पूर्व पाणिनि काल में लोकभाषा और व्यवहार भाषा थी। यह अवश्य रहा होगा कि देश, काल और समाज के संदर्भ में उसकी अपनी सीमा रही होगी। बाद में चलकर वह पठित समाज की साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा बन गई। तदनंतर यह समस्त भारत में सभी पंडितों की, चाहे वे आर्य रहे हों या आर्येतर जाति के, सभी की सर्वमान्य सांस्कृतिक भाषा हो गई और आसे तो हिमाचल इसका प्रसार, समादर और प्रचार रहा एवं आज भी बना हुआ है। लगभग 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से यूरोप और पश्चिमी देशों के मिशनरी एवं अन्य विद्याप्रेमियों को संस्कृत का परिचय प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पश्चिम में ही नहीं, समस्त विश्व में संस्कृत का प्रचार हुआ। जर्मन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमरीकी तथा यूरोप के अनेक छोटे बड़े देश के निवासी विद्वानों ने विशेष रूप से संस्कृत के अध्ययन अनुशीलन को आधुनिक विद्वानों में प्रजाप्रिय बनाया। आधुनिक विद्वानों और अनुशीलकों के मत से विश्व की पुराभाषाओं में संस्कृत सर्वाधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और संपन्न भाषा है। वह आज केवल भारतीय भाषा ही नहीं, एक रूप से विश्वभाषा भी है। ये कहा जा सकता है कि भूमंडल के प्रयत्न भाषा साहित्यों में कदाचित संस्कृत का वाड्मय सर्वाधिक विशाल, व्यापक, चतुर्मुखी और संपन्न है। संसार के प्रायः सभी विकसित और संसार के प्रायः सभी विकासमान देशों में संस्कृत भाषा और साहित्य का आज अध्ययन अध्यापन हो रहा है। बताया जा चुका है कि इस भाषा का परिचय होने से ही आर्य जाति, उसकी संस्कृति, जीवन और तथाकथित मूल आद्य आर्य भाषा से संबद्ध विषयों के अध्ययन का पश्चिमी विद्वानों को ठोस आधार प्राप्त हुआ। प्राचीन ग्रीक, लातिन, अवस्था और ऋक संस्कृत आदि के आधार पर मूल आद्य आर्य भाषा की ध्वनि, व्याकरण और स्वरूप की परिकल्पना की जा सकी, जिसे ऋक संस्कृत का अवदान सबसे अधिक महत्व का है। ग्रीक, लातिन प्रत्नगाथिक आदि भाषाओं के साथ संस्कृत का पारिवारिक और निकट संबंध है, पर भारत ईरानी वर्ग की भाषाओं के साथ संस्कृत की सर्वाधिक निकटता है। भारत की सभी आद्य, मध्यकालीन एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास में मूलतः ऋग्वेद एवं तदुत्तरकालीन संस्कृत का आधारिक एवं औपादानिक योगदान रहा है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि ऋग्वेद काल से ही जनसामान्य में बोलचाल की तथाभूत प्राकृत भाषाएं अवश्य प्रचलित रही होंगी।
उन्हीं से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा तदुत्तरकालीन आर्य भाषाओं का विकास हुआ। परंतु इस विकास में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक और सर्वविध योगदान रहा है। यहीं पर यह भी याद रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा ने भारत के विभिन्न प्रदेशों और अंचलों की आर्येतर भाषाओं को भी काफी प्रभावित किया तथा स्वयं उनसे प्रभावित हुई। उन भाषाओं और उनके भाषणकर्ताओं की संस्कृति और साहित्य को तो प्रभावित किया ही, उनकी भाषाओं, शब्दकोश, उनकी ध्वनिमाला और लिपिकला को भी अपने योगदान से लाभान्वित किया। भारत की दो प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी थीं। इनमें ब्राह्मी को संस्कृत ने मुख्यतः अपनाया। भाषा की दृष्टि से संस्कृत की ध्वनिमाला पर्याप्त संपन्न है। स्वरों की दृष्टि से यद्यपि ग्रीक, लातिन आदि का विशिष्ट स्थान है, तथापि अपने क्षेत्र के विचार से संस्कृत की स्वरमाला पर्याप्त और भाषानुरूप है। व्यंजनमाला अत्यंत संपन्न है। सहस्रों वर्षों तक भारतीय आर्यों के आद्य श्रुति साहित्य का अध्ययनाध्यापन गुरु शिष्यों द्वारा मौखिक परंपरा के रूप में प्रवर्तमान रहा, क्योंकि कदाचित उस युग में लिपिकला का उद्भव और विकास नहीं हो पाया था। संभवतः पाणिनि के कुछ पूर्व या कुछ बाद से लिपि का भारत में प्रयोग चल पड़ा और मुख्यतः ब्राह्मी को संस्कृत भाषा का वाहन बनाया गया। इसी ब्राह्मी ने आर्य और आर्यतर अधिकांश लिपियों की वर्णमाला और वर्णक्रम को भी प्रभावित किया। यदि मध्यकालीन नाना भारतीय द्रविड़ भाषाओं तथा तमिल, तेलुगु आदि की वर्णमाला पर भी संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का पर्याप्त प्रभाव है। ध्वनिमाला और ध्वनिक्रम की दृष्टि से पाणिनिकाल से प्रचलित संस्कृत वर्णमाला आज भी कदाचित विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय वर्णमाला है। संस्कृत भाषा के साथ साथ समस्त विश्व में प्रत्यक्ष या रोमन अकारांतक के रूप में आज समस्त संसार में इसका प्रचार हो गया है। भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। आर्य जाति भारत में बाहर से आए। आधुनिक भाषा विज्ञान के पंडितों की मान्यता के अनुसार भारत यूरोपीय भाषाभाषियों की जो नाना प्राचीन भाषाएं थी, वे वस्तुतः एक मूल भाषा की देशकाल्यानुसारी विभिन्न शाखाएं थीं। उन सब की उद्गम भाषा या मूल भाषा का आद्यौर्य भाषा कहते हैं। कुछ विद्वानों के मत में वीरा मूल निवास स्थान के वासी सुसंगठित आर्यों को ही वीरोस या वीरास कहते थे। वीरोस शब्द द्वारा जिन पूर्वोक्त प्राचीन आर्य भाषा समूह भाषियों का द्योतन होता है, उन विविध प्राचीन भाषा भाषियों को वीरास कहा गया है। अर्थात समस्त भाषाएं पारिवारिक दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएं हैं। संस्कृत का इनमें अन्यतम स्थान है। उक्त परिवार की केन्तुम और शतम दो प्रमुख शाखाएं हैं। प्रथम के अंतर्गत ग्रीक, लातिन आदि आती हैं। संस्कृत का स्थान शतम के अंतर्गत भारत ईरानी शाखा में माना गया है। आर्य परिवार में कौन प्राचीन, प्राचीनतर और प्राचीनतम है, ये पुनर्तः निश्चित नहीं है। फिर भी आधुनिक अधिकांश भाषाविद ग्रीक, लातिन आदि को आद्य आर्य भाषा की ज्येष्ठ संतति और संस्कृत को उनकी छोटी बहन मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत ईरानी शाखा की प्राचीनतम अवस्था को भी संस्कृत से प्राचीन मानते हैं। परंतु अनेक भारतीय विद्वान समझते हैं कि जिंद अवस्था की अवस्था का स्वरूप ऋक भाषा की अपेक्षा नव्य है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि ग्रंथरूप में स्मृति रूप से अवशिष्ट वाड्मय में ऋक् संहिता प्राचीनतम है और इसी कारण वह भाषा भी अपनी उपलब्धि में प्राचीनतम है। उसकी वैदिक संहिताओं की बड़ी विशेषता यह है कि हजारों वर्षों तक जब लिपि कला का भी प्रादुर्भाव नहीं था, वैदिक संहिताएं मौखिक और श्रुति परंपरा द्वारा गुरु शिष्यों के समाज में अखंड रूप से प्रवहमान थीं। उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया कि ध्वनि और मात्राएं ही नहीं, सहस्रों वर्षों पूर्व से आज तक वैदिक मंत्रों में कहीं पाठभेद नहीं हुआ। उदात्त अनुदात्तादि स्वरों का उच्चारण शुद्ध रूप में पुनर्तः अविकृत रहा। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक यह मानते हैं कि स्वरों की दृष्टि से ग्रीक, लातिन आदि के केन्तुम वर्ग की भाषाएं अधिक संपन्न भी हैं और मूल या आद्य आर्य भाषा के अधिक समीप भी। उनमें उक्त भाषा की स्वर संपत्ति अधिक सुरक्षित है। संस्कृत में व्यंजन संपत्ति अधिक सुरक्षित है। भाषा के संघटनात्मक अथवा रूपात्मक विचार की दृष्टि से संस्कृत भाषा को विभक्ति प्रधान अथवा श्लिष्ट भाषा कहा जाता है।